नमस्कार साथियों, आज हम लोग देश और विदेश में तमाम निर्वाचन प्रणालियों के संदर्भ में बात करेंगे और ये निर्वाचन प्रणालियाँ लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र एक आज आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, लेकिन जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि जनता की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि अब जनता को स्वयं शासन करने का, प्रत्यक्ष रूप से शासन करने का कोई भी अवसर नहीं मिलता है। इसलिए अब ज़्यादातर लोकतंत्रों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था हो गई है, अर्थात जनता सीधे सीधे शासन न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जब लोकतंत्र से हमने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में कदम रखा तो जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करे कैसे, और जनता ने जिस प्रकार से चयन करने का तरीका अपनाया है वो है इलेक्शन या निर्वाचन। तो निर्वाचन के माध्यम से आज हर लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और वही प्रतिनिधि जनता के बिहाफ पे शासन करते हैं, कानून बनाते हैं, कानूनों को लागू करते हैं वगैरह वगैरह। अब सवाल ये है कि विश्व में अनेक लोकतंत्र हैं, हर देश में ज़्यादातर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं अपवाद स्वरूप छोड़ के, और सब में भिन्न भिन्न निर्वाचन प्रणालियां अपनाई जाती हैं। कोई एक प्रणाली नहीं है निर्वाचन की कैसे चयन किया जाए। तो जो निर्वाचन की विविध विधियां हैं उनको बेसिकली निर्वाचन प्रणालियां कहा जाता है कि किस प्रकार से इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं, वो इलेक्टोरल सिस्टम्स जो हैं वो क्या हैं, कैसे निर्वाचन प्रणालियां हैं पूरे विश्व में। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो कि सर्वमान्य हो, लेकिन हाँ, निर्वाचन प्रणाली एक वास्तव में वह व्यवस्था है, वह फार्मूला है, वह प्रक्रिया है, जो भी आप उसको कह लें, जिससे कि जो लोकतांत्रिक देशों में जो चुनाव होते हैं उसमें जनता के मतों का किस प्रकार से संग्रह किया जाता है, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि कौन दल विजयी हुआ है और कौन दल पराजित हुआ है, क्योंकि जो दल विजयी होगा वही शासन करता है। तो इस प्रकार से मतदान से चुनाव परिणाम तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, वो जो पद्धति है, उसी को इलेक्टोरल सिस्टम्स कहते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें ये समझनी है कि इलेक्टोरल सिस्टम्स बहुत सारे हैं विश्व में, और उनको सवाल यह है कि वर्गीकरण तो करना ही पड़ेगा कि वो भाई कितने वर्गों में है। तो असंख्य वर्गीकरण है, क्योंकि वो बहुत सारे इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं और उसके परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस मिला के हर देश ने अपने अपने यहाँ पे अलग अलग ढंग से निर्वाचन प्रणाली का विकास किया है। आज हम लोग ये समझते हैं, पहली चीज़ जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमको समझनी चाहिए कि इलेक्टोरल सिस्टम्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है। जैसे अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया और फाइनली उसको 3 वर्गों में क्लासीफाई किया कि भाई एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और सभी लोगों का शासन। उसी प्रकार से जब हम इलेक्टोरल सिस्टम्स को विश्व के देखते हैं, बहुत सारे देशों में बहुत सारे प्रकार के चुनाव की प्रणालियां हैं, तो उनको मूल रूप से जब हम सोचते हैं कि कैसे क्लासिफाई करना चाहिए, तो 2 विशेष रूप से आधार बनते हैं जिसका कि हमको संज्ञान लेना चाहिए। पहला आधार तो ये बनता है कि वो इलेक्टोरल सिस्टम जो परिणाम मूलक इलेक्टोरल सिस्टम है, अर्थात परिणाम मूलक का मतलब क्या हुआ, चुनाव से क्या परिणाम निकलता है, बहुमत या नहीं बहुमत। तो चुनाव परिणामों को ध्यान में रख के परिणाम जो सिस्टम्स बनाए गए हैं, जो निर्वाचन प्रणालियां बनाई गई हैं, वो परिणाम मूलक उसका स्वरूप होता है, और वो ये तय करती हैं कि उनके प्रयोग से बहुमत किस दल का होगा या किस दल का नहीं होगा। तो जो जहाँ पे ये बहुमत या बहुमत से कोई उनका लेना देना नहीं है, अर्थात बहुमत के प्रति वो वास्तव में इतने सजग हैं तो, या बहुमत के प्रति सजग नहीं है, तो ये आधार बनता है कि बहुमत एक परिणाम है, कि परिणाम बहुमत भाई मिलना चाहिए लोकतंत्र में, तभी तो बहुमत वाला ही तो शासन करेगा। तो पहली चीज़ तो ये है। और जो परिणाम मूलक जो क्लासिफिकेशन है, आउटपुट बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या नॉन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अर्थात प्रोपोर्शनल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समानुपातिक या गैर समानुपातिक। तो जो राजनीतिक व्यवस्थाएं परिणाम को लक्ष्य करके चलती हैं वो ये लेके चलती हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होगा कि नॉन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होगा। अर्थात
उनका जो 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 जिस प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि किस प्रोपोर्शन में आपको मत मिले तो उस मत से आपको कितने प्रतिशत सीट मिलेंगी या नहीं मिलेंगी वगैरह। तो समानुपातिक जो सिस्टम है उसमें बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जिस अनुपात में आपको वोट मिले उसी अनुपात में आपको सीट मिलनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए कि समानुपातिक या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मतलब कि किसी पार्टी को अगर 30% वोट मिलता है तो उस पार्टी को 30% सीटें भी मिलनी चाहिए। अगर उसको 20% वोट मिलता है तो 20% सीटें भी मिलनी चाहिए। अब इसमें आप स्वयं देख रहे हैं कि किसी पार्टी को अगर 35% 40% भी वोट मिल गए तब भी पता चला कि वो बहुमत नहीं बना सकती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लागू होगा वहां पे ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि बहुमत की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। जहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वहां पे जिस पार्टी, और इसमें क्या होगा कि इसमें छोटी छोटी पार्टियां जो है कुछ ना कुछ वोट ले जाएंगी और उनको भी कुछ ना कुछ सीटें आपको देनी पड़ेंगी। तो बहुत ही फ्रैगमेंटेड प्रकार का जो है स्ट्रक्चर आपका पार्लियामेंट का आएगा, जिसमें कि सरकार चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या कोई भी हो उसमें आपको बहुत मुश्किल आ जाएगी। दूसरा जो तरीका है नॉन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे वास्तव में फोकस मेजॉरिटी प्रोड्यूस करने पे होता है कि भाई हमको एक ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए जिससे कि मेजॉरिटी बने, और इसलिए प्रोपोर्शनल सिस्टम पे समानुपातिक रूप से नहीं दिया जाता है। उन पे कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी दल को एक बहुमत प्राप्त हो जिससे कि वो सरकार बना सके। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर उदाहरण दें तो आपने देखा कि बहुत सारी सरकारें ऐसी बनी हैं। 2007 में मायावती की सरकार यहाँ पे बनी, उनको 30% वोट प्राप्त हुए। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, वहाँ पे उनको केवल 29% वोट प्राप्त हुए। तो 30% वोट प्राप्त करके सरकार बनाना, 29% वोट प्राप्त करके सरकार बनाना, इसी प्रकार से हर राज्य में हम उदाहरण दे सकते हैं हम लोग कि कम वोट शेयर पे भी सरकारें बन जाया करती हैं, बहुमत की सरकारें बन जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल सिस्टम लागू नहीं हुआ। 30% वोट और आपको पता चला कि सीटें जो है 50% से ज़्यादा मिल गई, तो ये नॉन प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है। तो पहली टाइपोलॉजी तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें परिणाम मूलक व्यवस्था होती है कि आपको ऐसी एक सिस्टम रखा जाए कि समानुपातिक रूप से आपको सीटें और वोट प्राप्त हों। और दूसरा सिस्टम ये है कि जिसमें समानुपातिक का ख्याल नहीं रखा जाता है, बस ये देखा जाता है कि आपको अधिकतम सीटें मिल जाएं और आप सरकार बनाएं। तो पहला तो आधार ये है परिणाम मूलक। दूसरा जो आधार है, और इस परिणाम मूलक आधार पे जो विश्व के जितने भी इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं उनको प्रोपोर्शनल वर्सेस नॉन प्रोपोर्शनल अर्थात समानुपातिक बनाम गैर समानुपातिक प्रणालियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा वर्गीकरण का जो आधार है वो है प्रक्रिया मूलक, अर्थात पहला परिणाम मूलक था और ये प्रक्रिया मूलक है, मैकेनिक बेस्ड है। तो प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे कि मत जो है वो सीटों में तब्दील हो, मत जो है वो सीटों में कैसे बदलें, इस प्रक्रिया इसका ध्यान रखा जाता है। और इसमें 3 प्रकार के जो प्रक्रिया मूलक आधार है उसमें 3 प्रकार के प्रमुख सिस्टम्स अपनाए गए हैं। पहला जिसको कहते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र के स्वरूप के आधार पर प्रक्रिया तय की जाती है, अर्थात किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुना जाएगा या कई व्यक्ति चुना जाएगा। जैसे अपने देश में आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव होते हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही आदमी चुना जाता है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे एक निर्वाचन क्षेत्र से 3-3, 4-4 लोग चुने जाते हैं। तो एक ये सिस्टम बनाया गया कि भाई प्रक्रिया ऐसी रखी जाए कि ये पता चले कि वो निर्वाचन क्षेत्र का स्वरूप क्या है, एकल निर्वाचन क्षेत्र है या बहुल निर्वाचन क्षेत्र है, अर्थात उस निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक व्यक्ति निर्वाचित होगा या कई लोग निर्वाचित होंगे, पहला। दूसरा कि मतदान के स्वरूप के आधार पे तय किया जाता है कि किस तरीके से निर्वाचन प्रणाली होगी, अर्थात किसी मतदाता को मतदान का स्वरूप का मतलब इलेक्टोरल फार्मूला अपनाया जाएगा कि एक मतदाता को एक ही मत देने का अधिकार होना चाहिए या उसे कई प्रत्याशियों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो ये भी एक सिस्टम है कि अगर मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रत्याशी खड़ा है और एक उम्मीदवार चुना जाना है और
10 प्रत्याशी खड़े हैं, तो आपके पास जैसे अपने इंडिया में है कि भाई एक प्रत्याशी को हम वोट देंगे, वही हमारा विजयी या पराजित जो भी प्रत्याशी होगा हो जाएगा, लेकिन एक ही को हमें वोट देना है। लेकिन हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसे भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे जो चुनाव होते हैं अपर हाउस के, उच्च सदन के जो चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, इसमें जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उन सभी को हम मतदान दे सकते हैं, उन सभी को हम वोट दे सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है कि वेदर द वोटर विल कास्ट वन सिंगल वोट और ही कैन कास्ट एज मेनी वोट्स एज देयर आर कैंडिडेट्स और ही कैन कास्ट एज मेनी वोट्स एज देयर आर सीट्स। तो ये अगर बहुल निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ पे कि एक से ज़्यादा लोगों को चुना जाना है, तो आप एक को वोट दे सकते हैं कि जितनी सीटें हैं उतने सी वोट दे सकते हैं, या सभी प्रत्याशियों को वोट दे सकते हैं वरीयता के आधार पे। ये एक प्रक्रिया है जिसको आधार बना के निर्वाचन प्रणाली को बनाया जा सकता है। और तीसरा कि बैलेट स्ट्रक्चर का मतलब किस प्रकार से वोटों को सीटों में तब्दील किया जाए, उसके लिए बहुत से फार्मूले होते हैं। उन फार्मूलों का प्रयोग करके किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, उससे कितने कैंडिडेट्स को जीते, ये तय किया जाता है। तो प्रक्रिया मूलक जो प्रणालियां हैं उनमें बेसिकली 3 हमने देखा कि निर्वाचन क्षेत्र के स्वरूप के आधार पर कि एकल है या बहुल है, मतदान के स्वरूप के आधार पे कि एक मत देना है या कई मत देना है या सभी को मत देना है, और तीसरा मत सीट संयोजन के लिए फॉर्मूला क्या है। ये 3 जो तरीके हैं, इस आधार पे तमाम निर्वाचन प्रणालियों का विन्यास किया गया है, उनकी रचना की गई है। आज हम लोग सारे जो प्रणालियों को जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि ज़्यादातर विश्व के लोकतंत्रों में जो मतदान का स्वरूप है, अर्थात इलेक्टोरल जो फार्मूला है, उस इलेक्टोरल फार्मूले के आधार पे ज़्यादातर देशों ने अपने यहाँ निर्वाचन प्रणालियों की संरचना किया है। तो बेसिकली आज हम लोग इलेक्टोरल फार्मूला अर्थात मतदान के स्वरूप के आधार पे, अर्थात हमको एक मत देना है या कई मत देना है या सभी को मत देना है, इस आधार पे जो वर्गीकरण है उसी पे हम लोग मूल रूप से अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, इसमें जो एक मतदान देना है या सबको मत देना है, इसमें तो जाहिर है कि एकल या बहुल मतदान का ये सेगमेंट है जिसमें कि हमने 3 प्रमुख विधियों को हम लोग देख सकते हैं विश्व में प्रचलित हैं। तो ये देखिए, जो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा देशों में जो व्यवस्था पाई जाती है वो है प्लूरैलिटी सिस्टम, अर्थात जिसको कि हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं सर्वाधिक मत व्यवस्था या सर्वाधिक मत पाओ विजयी कहलाओ, आप ये कह सकते हैं। जैसे कि रेस होती है, जो सबसे ज़्यादा तेज दौड़ा, सबसे आगे निकल गया, वो वही विजेता माना जाता है। इसी प्रकार से प्लूरैलिटी सिस्टम ये है कि जो सबसे आगे दौड़ में आया, अर्थात जिसको सबसे ज़्यादा मत मिले, वो कितने मत मिले वो एक दीगर चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर 10 प्रत्याशी हैं तो 10 प्रत्याशी में जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं उसको हम विजेता घोषित कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है सर्वाधिक मत पाओ विजयी कहलाओ, अर्थात फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP अंग्रेजी में इसको संक्षेप में कहा जाता है। और ये 19वीं शताब्दी से चला आ रहा है ज़्यादातर विश्व की डेमोक्रेसीज में, और ख़ासतौर से उन डेमोक्रेसीज में जहाँ पे कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार को चयन किया जाता है। हाँ, कुछ ऐसे भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे कि एक निर्वाचन क्षेत्र से कई लोगों को, मान लीजिए कि 3 लोगों को चुना जाना है, या एक निर्वाचन क्षेत्र से 10 लोगों को चुना जाना है, या 5 लोगों को चुना जाना है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम तो होता है, लेकिन वहाँ पे ब्लॉक वोटिंग सिस्टम होता है। ब्लॉक वोटिंग का सिस्टम का क्या मतलब कि अगर 3 प्रत्याशियों को किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना है तो एक पॉलिटिकल पार्टी अपने 3 कैंडिडेट्स का नाम एक साथ एक ब्लॉक में रखेगी, एक जगह रखेगी, अर्थात आप चुनिए तो तीनों को चुनिए, नहीं तो तीनों को मत चुनिए। इस प्रकार से भावना होती है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं वो सब क्लब्ड हो जाते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं और उनको हम ब्लॉक में वोट करते हैं। तो एक पार्टी के अगर तीनों कैंडिडेट जीत गए, एक पार्टी जीत गई, तो तीनों कैंडिडेट जीत जाएंगे। इसको ब्लॉक वोटिंग कहते हैं। और जो हाईएस्ट ब्लॉक्स, जाहिर है कि जहाँ
हाईएस्ट ब्लॉक्स जिसको टिकट वोट मिलते हैं वही ब्लॉक जीत जाता है, उसके सारे कैंडिडेट्स जीत जाते हैं, और जिस ब्लॉक को, जिस पार्टी को कम सीटें मिलती हैं, कम वोट मिलते हैं, वो उसके सारे प्रत्याशी हार जाते हैं। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही रहता है, लेकिन वहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, इसको ब्लॉक वोटिंग सिस्टम कहते हैं। तो प्लूरैलिटी सिस्टम में, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ध्यान रखिएगा, एक तो पहला जो हम लोगों ने देखा कि भाई सर्वाधिक मत पाओ विजयी कहलाओ, और सिंगल निर्वाचन क्षेत्र में एकल जहाँ पे चयन होता है, लेकिन जहाँ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जहाँ पे कई लोगों का चयन एक ही निर्वाचन क्षेत्र से होता है, वहाँ पे ब्लॉक वोटिंग सिस्टम का भी किसी की कंट्री में प्रयोग किया जाता है। तो ये है पहला बहुल। दूसरा कि जो दूसरा सिस्टम है इसमें उसको कहते हैं बहुमत प्रणाली या दो चक्रीय प्रणाली, 2 राउंड सिस्टम कहते हैं इसको, मेजॉरिटी सिस्टम या 2 राउंड सिस्टम बोलते हैं। और इसका कारण ये है 2 राउंड सिस्टम का कि यहाँ पे मेजॉरिटी का बहुत सीधा साधा अर्थ होता है कि मेजॉरिटी इज ऑलवेज 50 मोर देन 50%, दैट मीन्स मेजॉरिटी इज 50% + 1। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, वो 51% बोल देते हैं, नहीं, 50% + 1। अगर 10,000 कैंडिडेट, 10,000 मत हैं, तो उसमें 10,000 लोगों ने अगर मतदान किया तो 5,001 जो है बहुमत माना जाएगा। जिस कैंडिडेट को भी 5,000, 50% 5,000 हो गया और उसमें एक वोट जोड़ दीजिए तो वो विजयी माना जाएगा। तो बहुमत प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें कि 50% + 1 प्राप्त करना नहायत ज़रूरी होता है। इसमें दो तरीके के सिस्टम अपनाए जाते हैं। पहला कहते हैं दो चक्रीय व्यवस्था। दो चक्रीय व्यवस्था, जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट के केस में आप देखते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने भी लोग खड़े होते हैं तो पहला राउंड होता है जनता के द्वारा, उसमें मान लीजिए कि 4, 5, 6 नाम आए, और फिर उसके बाद दूसरा 1-2 हफ्ते के बाद दूसरा राउंड होता है जिसमें कि केवल 2 लोगों को, फर्स्ट एंड सेकंड जो है विनर, फर्स्ट एंड सेकंड कैंडिडेट्स जो होते हैं उन 5-6 लोगों में केवल उन्हीं को खड़ा होना होता है, और तब निर्वाचन आसानी से हो जाता है सेकंड चक्र में, क्योंकि 2 में से एक को तो बहुमत मिलना ही है, 50% + 1 मिलना ही है। तो इस प्रकार से इसको रन ऑफ सिस्टम या दो चक्रीय सिस्टम कह सकते हैं, जिसमें कि इलेक्शन 1-2 हफ्ते के इंटरवल पे 2 बार होता है, और पहली बार जिन लोगों को फर्स्ट और सेकंड प्लेस मिलती है, सेकंड राउंड में केवल वे ही प्रत्याशी के रूप में खड़े हो सकते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इसका एक उदाहरण है। दूसरा जो सिस्टम होता है मेजॉरिटी सिस्टम में, वो होता है अल्टरनेटिव वोट सिस्टम, वैकल्पिक मतदान व्यवस्था। वैकल्पिक मतदान व्यवस्था जो है वो आप अपने देश में भी देखते हैं, और उस वैकल्पिक मतदान व्यवस्था में वोटर्स सारे प्रत्याशियों को मत दे सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 प्रत्याशी खड़े हैं तो 10 को वो वोट दे सकते हैं, अपने वोट रिकॉर्ड से करते हैं, या वो केवल एक को भी वोट दे सकते हैं वो चाहें। तो उन प्रत्याशियों की जो चॉइस है वो बढ़ जाती है, वो एक प्रत्याशी को भी मत दे सकते हैं, 2 को भी दे सकते हैं, और 10 के या सभी को दे सकते हैं जो भी मैदान जंग में प्रत्याशिता अपनी लाए हुए हैं। और उसमें से अगर जिस प्रत्याशी को 50% + 1 वोट मिल जाते हैं वो जीता हुआ घोषित किया जाता है। अगर किसी को भी 50% + 1 नहीं मिलता है तो जो अंतिम प्रत्याशी होता है उसको हटा दिया जाता है, और उसके वोटों को जो शेष प्रत्याशी होते हैं उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी प्रत्याशी को 50% + 1 नहीं मिल जाते। जैसे ही 50% + 1 जिस प्रत्याशी को मिल जाते हैं वो चयनित घोषित किया जाता है। तीसरा जो सिस्टम है वो प्रोपोर्शनल सिस्टम या समानुपातिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अर्थात इसमें कोशिश ये की जाती है कि जिस प्रतिशत पे आपको मत मिले उसी प्रतिशत पे आपको सीटें भी उसी प्रतिशत में, उसी अनुपात में आपको समानुपातिक प्रणाली, उसी अनुपात में आपको सीटें भी मिलनी चाहिए। इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट सिस्टम है वो लिस्ट सिस्टम है। 3 सिस्टम्स हैं समानुपातिक प्रणाली में, लिस्ट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय जो पद्धति है जो हम लोग इंडिया भारत के राष्ट्रपति में भी देखते हैं, और इसमें मिक्स सिस्टम भी होता है। आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि लिस्ट सिस्टम क्या होता है। लिस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि, और मैं आपको इसको इजराइल का और अमेरिका का उदाहरण देके समझाना चाहता हूं कि इजराइल में जो सिस्टम अपनाया गया है वो बड़ा नायाब है। पूरा देश एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, और हर पार्टी, जो भी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ना चाहती है, वो
अगर मान लीजिए कि 500 लोग वहाँ के 500 सीटों पे चुनाव होना है, तो प्रत्येक पार्टी 500 सीटों की एक लिस्ट जो है घोषित करेगी और वो लिस्ट compete करेगी और वहाँ का मतदाता केवल पूरी लिस्ट को एक वोट देता है। अर्थात देयर आर सो मेनी लिस्ट, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी ऑफ सेवरल पार्टीज। आई विल वोट ए लिस्ट, अर्थात मैं एक ही वोट दूंगा, लेकिन मैं पूरी 500 के 500 हमारे वोट माने जाएंगे कि हमने एक लिस्ट को वोट दे दिया है और लिस्टें विजयी होती हैं, लिस्ट जीतती है या लिस्ट हारती है। सो हाँ, इसमें एक खास बात यह है कि जो भी लिस्ट मान लीजिए आपने दिया, उस लिस्ट को जीतने के लिए अर्थात संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए किसी ने कहा कि साहब हम केवल 30 ही प्रत्याशी लड़ाएंगे, तो ठीक है लड़ाइए, लेकिन आपको थ्रेशोल्ड वोट प्राप्त करना होगा। कम से कम किसी पार्टी को 3.25% वोट जब इजराइल में मिलता है, तब वो इस लायक होता है कि उसको संसद में प्रत्याशिता स्थान मिल सके, चाहे वो जितने प्रतिशत भी वोट पाए, लेकिन कम से कम 3.25% वोट उसको मिलना चाहिए, तब जाके संसद में उसकी प्रत्याशिता सुनिश्चित होती है या उसका स्थान सुनिश्चित होता है। यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपने देखा है कि जब इलेक्टोरल कॉलेज का चयन होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का चयन 2 चक्रों में होता है। पहले लोग इलेक्टोरल कॉलेज को चुनते हैं और फिर इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति को चुनता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज का जब निर्वाचन होता है तो उसमें भी प्रत्येक राज्य में उतने निर्वाचक चुने जाते हैं निर्वाचक मंडल में जितने की वहाँ से प्रतिनिधि सभा में और सीनेट में सदस्यों की संख्या होती है। और वहाँ पे भी लिस्ट सिस्टम है, अर्थात दोनों पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी अपनी लिस्ट पुटअप करती है एंड विनर टेक्स ऑल। अर्थात अगर मिनेसोटा स्टेट में या पेंसिल्वेनिया स्टेट में एक रिपब्लिकन पार्टी की लिस्ट जीत गई, तो वहाँ से सारे रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी इलेक्टोरल कॉलेज में चले जाएंगे, डेमोक्रेटिक का कोई नहीं जाएगा। अगर किसी राज्य से डेमोक्रेटिक पार्टी का लिस्ट जीत गया, तो वहां से डेमोक्रेटिक पार्टी के सारे प्रत्याशी जो है जीत जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज में और कोई नहीं जीतेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में या हमको इजराइल केस में दिखती है। स्पेन या आयरलैंड का केस एकदम अलग है, वहाँ पे भी लिस्ट सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे कम से कम पूरे देश को एक नहीं ट्रीट किया जाता, पूरे राज्य को एक नहीं ट्रीट किया जाता, बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं और बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मतलब एक पूरे राज्य को कई बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और वहाँ पे लिस्टों का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ से जो लिस्ट होती है उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई एक ही लिस्ट अगर है और पूरा देश एक कॉन्स्टिट्यूंसी है तो एक ही पार्टी सब जीत जाएगी या एक पार्टी सब हार जाएगी। लेकिन जब पूरे देश को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है निर्वाचन क्षेत्र के रूप में और वहाँ से हर निर्वाचन क्षेत्र से 10, 20, 50 लोगों को चुना जाता है, तो फिर भी उसमें इस बात के चांसेस रहते हैं कि जो छोटी पार्टियां होती हैं उनको भी कुछ प्रतिनिधित्व मिल सके। लिस्ट सिस्टम में जो दूसरा चीज़ दिखाई देती है हम लोगों को वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की, जो कि आप भारत में बड़ी अच्छी तरह से परिचित हैं। राज्यसभा के चुनावों में, राष्ट्रपति के चुनावों में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। जितने भी लोग खड़े होते हैं उन सभी को मतदाता वोट दे सकता है, उसमें अपना प्रेफरेंशियल वोटिंग करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उनको 50% + 1 कोटा प्राप्त करना पड़ता है। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, अगर हमारा फर्स्ट वोट बेकार चला जाए तो हमारे सेकंड वोट को किसी प्रत्याशी को ट्रांसफर कर दिया जाता है जिससे कि वो प्रत्याशी जीत सके। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से हम लोग परिचित हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो है वो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम, जो कि मिक्स सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, जिसको कि हम जर्मनी में देखते हैं खास तौर से कि जर्मनी की जो संसद है वहाँ पे 50% मेंबर्स तो लिस्ट सिस्टम से चुनाए जाते हैं और 50% मेंबर जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जैसे भारत में चुनाव होते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन वहाँ पे रखा गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी इलेक्टोरल प्रणालियाँ हैं देश और विदेश में। उन सभी की जानकारी रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ की चुनाव प्रणालियों के बारे में थोड़ा सा अपना ज्ञान रखें और समय आने पे उसका प्रयोग भी अपने लेखों में कर सकते हैं, उल्लेख भी कर सकते हैं। तो इलेक्टोरल सिस्टम्स पे अगर आपके कोई विचार हो, कोई आपके प्रश्न हो तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।